नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी अभी राजन ने बताया कि मेरी सुधो बुआ नहीं रही। हार्ट अटैक का तीसरा और अंतिम दौरा उन्हें सदा के लिए हमसे छीन ले गया। मैं पत्थर बनी जाने कब तक शून्य में देखती रह गई। अभी पिछले महीने ही तो उनसे मिलकर आई थी, तब सपने में भी न सोचा था कि उनसे अंतिम बार मिल रही हूँ। कितने स्नेह से उन्होंने मुझे फिर आने को कहा था। बेटी, फिर आना, तेरे आने से जी बहल गया था मेरा। पर बुआ, ये क्या? मैं फिर आने की सोचती इससे पहले ही तुमने संसार से विदा ले ली। ये कैसा बुलावा था? उस लंबे चौड़े शानदार बंगले में अब किससे मिलने जाऊंगी? तुम्हारे कमरे का सूनापन कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? वह कमरा जहाँ तुम्हारा स्नेह भरा वजूद, तुम्हारी मोहब्बत भरी बातें उस बड़े से कमरे को भरा पुराया बनाए रखती थी। उस कमरे की सूनी दीवारें, वीरान छत, खाली बेड मुझे तड़पाएंगे। बुआ, भला ऐसी भी क्या जल्दी थी संसार त्यागने की? तुमसे 10-10, 15-15 वर्ष बड़े भाई बहन जीवित है और तुम सबसे छोटी होकर हमारा साथ छोड़ गई। पर शायद अच्छा ही हुआ कि तुम मर गई। पल पल की मौत मरने से एक बार ही सांसों से नाता तोड़ लेना अच्छा ही तो है। जीवन के सुख मनुष्य को जीने का उत्साह देते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ जिंदगी में नई उमंगें जगाती है। तब मनुष्य जीना चाहता है। अपनों की मोहब्बत, अपनापन मन में आशा की किरणें जगा दिया करती है। तब मनुष्य वशीभूत हो जाने जीने की विवश हो जाता है। पर जब न सुख हो, न खुशियाँ, न कोई उमंग, जब आपका वजूद दूसरों पर भार बन जाए, जब अपनों से अपनापन न पाकर केवल औपचारिकता का एहसास होने लगे, तब मनुष्य स्वयं को बोझ समझने लगता है। उसे सिर्फ अपनी मृत्यु ही राहत का विकल्प नजर आने लगती है। सुधा बुआ भी अपने जीवन से तंग आ गई थी। तभी तो मुझसे कहा करती थी, रूपा, वह स्त्री बड़ी भाग्यशाली होती है जिसे सुहागन की मौत नसीब हो। मेरा दिल कहता है इस मामले में मैं भाग्यशाली रहूंगी। तुम सच्ची तो कहती थी बुआ। जीवन भर दुर्भाग्य की छाया तुम्हारे साथ साथ चलती रही, पर अंत में तुमने उसे शिक्कत दे ही डाली। आंसू पलकों से टूट टूट कर गालों को भिगोते रहे और मैं उन्हें पोंछने का साहस न जुटा पाई कि हर बूंद में मुझे सुधा बुआ का चेहरा दिखाई दे रहा था। 6 बहनों, 3 भाइयों में सबसे छोटी थी मेरी सुधा बुआ। दादाजी के गांव में बड़ी इज्जत थी। खाता पीता घराना था। खूब जमीन जायदाद थी। उस जमाने में प्रत्येक घरों में 8-10 बच्चे होना कोई विशेष बात नहीं होती थी, पर बेटियां पैदा होना तो शायद सदा से ही दुर्भाग्य की निशानी समझी जाती थी और समझी जाती रहेगी। दादाजी भी 6 बेटियों के बोझ से तले दब गए। फिर भी आज ही तरह उस समय लड़कों को इतना काल न था और न कैंसर की बातें जड़ें फैलाती दहेज की बीमारी। बहनों में से तो कुछ का विवाह उस समय हुआ जब सुधा बुआ मात्र 3-4 वर्ष की रही होंगी। अलग अलग रूप रंग वाली बहनों के अलग अलग भाग्य थे। कोई धनवान घराने में ब्याही गई तो कोई सामान्य से खाते पीते घर में, पर सभी अपनी अपनी जगह खुश थी। भाई भी अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुधा बुआ कोई बहुत रूपवती तो नहीं थी, पर आकर्षण था उनमें। सीधी सादी नाम मात्र की पढ़ी लिखी। उस समय लड़कियों की शिक्षा तो दूर की बात, लड़कों को पढ़ाना भी खास जरूरी नहीं समझा जाता था। पर पता नहीं ये कैसा संयोग था कि सुधा बुआ की जहाँ सगाई हुई वह घराना गांव में सबसे अधिक शिक्षित था। बहनें, भाभियाँ, सखी, सहेलियाँ सुधा बुआ के भाग्य पर रश्क करने लगी। बुआ भी बहुत खुश थी। इतने अच्छे घर की बहू बनने की तो कल्पना भी न की थी उन्होंने, क्योंकि अपनी बहनों में सबसे साधारण रंग रूप उन्हें मिला था। पर यह जरूरी तो नहीं कि ऊपर वाला जैसे साधारण रंग रूप दे, उसका भाग्य भी उसी की बातें साधारण ही रखे। शायद भगवान इसी प्रकार उन्हें खुशियाँ देना चाहता था। इन्हीं रंग बिरंगी कल्पनाओं में खोई बुआ कब दुल्हन बन गई, उन्हें स्वयं खबर न हो सकी। पर पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर था। कभी कभी हमारे अपनों से हुई छोटी सी भूल का प्रायश्चित हमें जीवन भर करना पड़ता है। पता नहीं सुधा बुआ का भाग्य ही खराब था या कुछ और। हुआ यूं कि फूफा जी चूंकि शिक्षित थे और शहर में रहते थे, इसलिए बारात में उनके कुछ खास दोस्त आने वाले थे। उन्होंने दादाजी के यहाँ कहलवा दिया था कि उनके दोस्तों और बारातियों का कुछ विशेष स्वागत किया जाए व उनके लिए कुछ खास व्यंजन का भी प्रबंध किया जाए। उनकी यह मांग यूं तो कोई बहुत बड़ी मांग न थी, दादाजी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, पर ताया ने इसे अहम का प्रश्न बना लिया। उनका कहना था कि जिस प्रकार शेष बहनों की बारात का स्वागत हुआ है, वैसे ही इस बारात का भी होगा। हमारे लिए सारी बहनें
एक जैसी हैं दादाजी। दादाजी ने लाख समझाने की कोशिश की पर वो ना माने। बारात आई पर बजाय हंसी खुशी और कहे कहो के माहौल में तनाव व्याप्त हो गया। फूफा जी को अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अपमान की आग से उनका तन मन सुलग उठा। खैर, शादी तो हो गई। बुआ विदा होकर ससुराल भी पहुंच गई, पर वहां उन्हें स्नेह और प्रेम की बजाय तानों और व्यंग्यों के नश्तर मिले। फूफा जी के दिल में वह चाह कर भी जगह न बना सकी। शादी के दिन लगी वह गांठ उनके प्रेम व सेवा से भी न खुल सकी। शायद समय उनके बीच उपजी या दूरी मिटा देता, यदि दुर्भाग्य की काली परछाइयाँ सुधा बुआ का साथ छोड़ देती। पर नहीं, उसे तो बुआ की न जाने कितनी परीक्षाएं लेनी थी। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी बार भी उनके यहाँ बेटी ही पैदा हुई। पति व ससुराल वालों की निगाहों में उनकी वैसे भी कोई हैसियत न थी। 6 बेटियां पैदा करने का गुनाह उन्हें सबकी नज़रों में गिराता चला गया। फूफा जी बहुत बड़े पद पर कार्यरत थे। हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध रहती थी, पर बुआ के लिए कुछ या तो आंसू थे, दुख थे, निराशाएं थी। फूफा जी अपनी बेटियों को प्यार न करते हो तो ऐसी बात नहीं थी, बल्कि वह तो उन्हें बहुत चाहते थे। पर बेटियों की माँ कूड़ा करकट से भी गई गुजरी थी। बात बात पर सबके सामने अपमानित कर देना उनके लिए बड़ी साधारण सी बात थी। बुआ बीमार रहने लगी। 7वीं बार वह फिर बेटी नहीं जानना चाहती थी, पर फूफा जी के आगे उनकी क्या मजाल थी। 7वीं बार भगवान को शायद थोड़ा सा तरस आ गया बुआ पर। इस बार उनकी गोद में बेटा डाल दिया। बुआ को जैसे नया जीवन मिल गया था। खुशी से फूली न समा रही थी। कितनी मिन्नतों, कितनी प्रार्थनाओं के पश्चात यह फल मिला था उन्हें। माँ बहनों को भी बहुत प्रसन्नता हुई। दुखियारी बहन को कुछ तो खुशियाँ मिली। बुआ मायके नए के बराबर आती थी। शादी के बाद फूफा जी ने उनके मायके जाने पर पाबंदी लगा दी थी। उन्हें घृणा थी अपने ससुराल वालों से। बड़े ताया को भी बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी भूल बहन के जीवन में विष घोल देगी, शायद इसका आभास न था उन्हें। पर अब पछताने से भी वह क्या उसका प्रायश्चित नहीं कर सकते थे। सबके बच्चे बड़े हो गए, शादी ब्याह होने लगे। सुधा बुआ की बेटियों की भी एक के बाद एक अच्छे घरानों में शादियां हो गई। 2 बेटियां डॉक्टर थी, बेटा भी डॉक्टर था। बुआ को बेटे की शादी का बड़ा अरमान था। वह अपनी पसंद की बहू लाना चाहती थी, पर यहाँ भी उनका दिल टूट गया। बेटे ने अपने लिए डॉक्टर लड़की का स्वयं ही चुनाव कर लिया। खैर, बुआ के लिए बेटे की खुशी अधिक महत्व रखती थी। बड़ी धूमधाम से उनके इकलौते बेटे का ब्याह हुआ। बुआ बीमार थी, पर खुशी से फूली न समा रही थी। शादी में सभी गए थे। वहीं पता चला कि बुआ को एक बार हार्ट अटैक हो चुका है। उनकी खुशी से चमकते चेहरे को देखकर कौन कह सकता था कि वह भीतर से कितनी खोखली हो चुकी है। शादी हो गई, बहू भी आ गई, जल्दी ही दादी भी बन गई। वह शायद खुशियाँ उनके हिस्से में लिखी ही न थी। बहू बेटा दोनों डॉक्टर थे। दोनों को नौकरी पर जाना होता था। दिन भर अकेली पोते से जी बहलाती रहती। फूफा जी घर में होते हुए भी उनके लिए कुछ नहीं थे। समय बीत रहा था, क्योंकि उनका काम ही बीतते जाना। एक बार राजन को किसी काम से अहमदाबाद जाना था। मैं भी बच्चों के साथ तैयार हो गई। बुआ से मिलने की खुशी थी। कितने वर्षों बाद उन्हें देखूंगी। जाने क्यों सुधा बुआ से कुछ अधिक ही लगाव था मुझे। उनके लंबे चौड़े शानदार बंगले को देखकर शायद किसी को यह आभास भी न होता होगा कि इसमें रहने वाले दुखों के कितने निकट हैं। बुआ कितने ही क्षण मौन ताकती रही थी मुझे। उनकी बूढ़ी आंखें, जाने क्या था। मैं अधिक देर तक ठहर न पाई। सीने से लग कर सुबह पड़ी। उस रात जाने कब तक हम बातें करते रहे। उन्होंने जब बताया कि अनिल उनसे बात तक नहीं करता, तो क्षण भर को विश्वास न हो सका मुझे। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं बेटी। स्त्री का मान सम्मान सब पुरुष पर निर्भर होता है। यदि वह उसे इज्जत देता तो सब भी देते। पुरुष की निगाहों में गिरी स्त्री सबकी निगाहों से गिर जाती है। यहाँ तक कि खुद की औलाद भी उसे फालतू समझती है। पुरुषों के इस समाज में स्त्री का अपना कोई अस्तित्व नहीं। विवाह से पहले बाप और भाई के अधीन, विवाह के बाद पति में, बुढ़ापे में बेटों के अधीन होता है उसका वजूद। इतना कहकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोली, अनिल ने सदा ही पिता के सामने मुझे अपमानित होते देखा। शायद इसलिए जब उसे 2 स्त्रियों के बीच निर्णय लेना पड़ा
तो सदा ही अस्तित्वहीन माँ पत्नी के समक्ष फिर महत्वहीन रह गई। उसने पूरी तरह पत्नी का पक्ष ले लिया। और बहू, उन्होंने फिर एक ठंडी सांस भरी और कहने लगी, जिस बहू को मैंने बेटी से कम नहीं समझा, जिसकी अपनी सारी बीमारी भूल कर सेवा की, अपने हाथों से उसका लंच बॉक्स बना कर दिया करती, उस बहू की न जाने कि मैं माँ के बजाय दुश्मन ही बनती चली गई। वह शुरू से ही खिंची खिंची रही। फिर मेरे खिलाफ अनिल के कान भरने शुरू कर दिए। और अनिल, मेरा बेटा, वह बेटा जिसके जन्म के समय मैं मौत के मुंह से वापस आई थी, वह बेटा जिसको पाकर मैं जीवन के सारे दुख भूल गई थी, अपनी पत्नी की झूठी शिकायतें लेकर मुझसे लड़ा, मुझे बुरा भला कहा, यहाँ तक कि अब बात तक करना छोड़ दिया है। मैं इतने बड़े घर में अपनों के बीच एक ऐसा बोझ बन गई हूँ बेटी, जिससे सभी दामन बचाते फिरते हैं। सभी। उनका गला रुंध गया और वह फपक फपक कर रो पड़ी और मैं पत्थर बनी केवल उनका मुंह ताकती रह गई। उनके आंसू पोंछते हुए तसल्ली के दो शब्द भी न बोल सकी। यूं भी उनके दुखों पर तसल्ली देने के लिए मेरे पास शब्द ही कहाँ थे। जाने कितने क्षण बीत गए, तब मैंने धीरे से पूछा, और फूफा जी, उनका व्यवहार अब कैसा है बुआ जी? वह फीकी सी हंसी हंस दी। फूफा जी अब ठीक है, मुझे कुछ नहीं कहते। शायद उनके हिस्से के अत्याचार अब समाप्त हो चुके हैं। मैं भी सब भूल चुकी हूँ। ये सब तो भाग्य की बातें हैं। मेरा भाग्य ही खोटा था। अब तो बस एक ही इच्छा है, इस संसार से सुहागन रहते ही विदा ले लूँ। पर मुझे अभागन के भाग्य में यह गौरव, यह सुख कहाँ? बुआ, ये क्या कह रही हो? भगवान न करे अभी तो। सुन बेटी, मुझसे थोड़ी सी सहानुभूति है तो यही प्रार्थना करना, इसी में मेरी मुक्ति है। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा था और मैं चुप रह गई थी। तीसरे दिन मैं वहाँ से भारी मन से वापस चली आई थी। उन्होंने बड़ी आस से फिर आने को कहा था और अब मैं फिर उनके बंगले में जाने के लिए किसी तरह स्वयं को तैयार न कर पा रही थी, पर जाना तो था ही और मैं गई भी। बेटियाँ, अभागिन माँ के शव पर आंसू बहा रही थी। बेटा भी रो रहा था और बहू भी दिखावे को आंसू पोंछ रही थी। पर इन रोने वालों में सबसे अधिक रोने वाले फूफा जी थे। पागलों की तरह सुधा सुधा पुकार रहे थे। शायद सदैव उनका अत्याचार चुपचाप सहने वाली अस्तित्वहीन पत्नी का अस्तित्व आज उनकी समझ में आ गया था। आंसुओं की धुंध में मैंने देखा, बुआ को दुल्हन की तरह सजाया गया था। और एक चीज़ जो सबसे अधिक स्पष्ट हो रही थी, वह था उनकी मांग में भरा लाल सिंदूर। बुआ के तेजस्वी मुख पर एक निश्चिंत मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, देखो, आज मैंने अपने निर्दयी भाग्य को शिकस्त दे दी और सुहागनों का गौरव लेकर संसार से जा रही हूँ ना मैं भाग्यशाली? तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।